हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीकेजीएस। दोस्तों, मैं चंद्र कुमार एक बार फिर से आपके साथ आज की करंट अफेयर के साथ। दोस्तों, आज है 29 अगस्त 2020 और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 29 अगस्त से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, उसके बेहतरीन फैक्ट के साथ जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछने के पूरे आसार रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जानते हैं 29 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। चलिए दोस्तों, तो 29 अगस्त 2020 का ये पहला प्रश्न है कि केविन मेयर ने हाल ही में किस प्रसिद्ध वीडियो ऐप कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है। दोस्तों, केविन मेयर बहुत ही प्रसिद्ध वीडियो ऐप कंपनी के सीईओ अभी हाल ही में बने थे। चलिए, ऑप्शन आपके पास है हेलो ऐप, टिकटॉक, स्नैक वीडियो या वीगो वीडियो। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टिकटॉक। दोस्तों, टिकटॉक पर अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया था। कुछ चाइनीज ऐप, करीब 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया था, जिसमें टिकटॉक में शामिल था। इसी कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दिए हैं केविन मेयर। तो याद रखना इनका नाम, केविन मेयर। टिकटॉक वीडियो ऐप के सीईओ पद से अमेरिका के द्वारा बनाए जा रहे दबाव के कारण इस्तीफा दिया है। दोस्तों, जिस तरह से भारत में टिकटॉक को बैन किया गया था, उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी टिकटॉक को बैन करने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अमेरिका के किसी कंपनी से इसे 90 दिनों के अंदर आप बेच दीजिए। बस यही कुछ दबाव इनके ऊपर बना हुआ था, जिस कारण केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, इनके जगह कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वेनेसा पापास, याद रखना है, ये नए सीईओ बने हैं टिकटॉक के। दोस्तों, अगर हम टिकटॉक की बात करें तो अभी चर्चा में यह भी आ रहा है कि वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट इन दोनों ने हाथ मिला लिया है इस टिकटॉक को खरीदने के लिए। तो ये अभी ऑफिशियल डेटा नहीं है, बस चर्चा में बना हुआ था। तो ये ध्यान रखना, भविष्य में ये खरीद सकता है। टिकटॉक के साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि करीब 59 चाइनीज ऐप को भारत सरकार ने बैन कर दिया था जुलाई 2020 में। और टिकटॉक किस कंपनी के द्वारा चलाया जाता है, विकसित किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना, बाइट डांस कंपनी एक चाइना की है जो टिकटॉक को लॉन्च किया था और टिकटॉक को डेवलप किया। ठीक है, बाइट डांस। टिकटॉक की स्थापना दोस्तों 2012 में हुई थी और इसके संस्थापक हैं झांग यामिंग। याद रखना, झांग यामिंग टिकटॉक के फाउंडर हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने एएसआई के साथ सर्कल बनाए जाने की घोषणा की है? एएसआई के साथ, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 7 कर लीजिएगा, 7 नए सर्कल बनाए जाने की घोषणा की है। तो ये किया है दोस्तों संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है, संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने यह घोषणा की है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको इन शॉर्ट एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, इसके नए सर्कल भारत के 6 राज्य में बनाए जाने की घोषणा की है। दोस्तों, वो 6 राज्य कौन है और उन राज्यों में कहाँ बनाए जाएंगे ये नए सर्कल? तो तमिलनाडु में त्रिची में बनाया जा रहा है ये, पश्चिम बंगाल के रायगंज में, उत्तर प्रदेश में 2 जगह में, ये राजकोट में, कर्नाटक में हम्पी। दोस्तों, हम्पी में अभी प्रेजेंट में मिनी सर्कल के रूप में एएसआई काम कर रही है, जिसको पूर्ण सर्कल के रूप में बदला जाने का प्लान है। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में एएसआई का नया सर्कल बनाया जाएगा। तो ये 6 राज्यों के नाम आप याद रखना है। और कितने सर्कल बनाए जा रहे हैं? तो 7 नए सर्कल बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, एएसआई जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो याद रखना है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर देखिए तो नई दिल्ली में है। और एएसआई के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे और इन्हीं के सिफारिश पे इसकी स्थापना भी की गई है। अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखना है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं वी विद्यावती, जो 12 मई 2020 को इसके महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। तो इस तरह से आप एएसआई के बारे में इतने सारे फैक्ट याद रखना। दोस्तों, ये पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान है जो खुदाई वगैरह करती है और वहां से फैक्टों को उजागर करती है। ठीक है, अभी हाल ही में जो बाबरी मस्जिद का निर्णय आया था वो एएसआई के रिपोर्ट के आधार को मानते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में अर्लॉन्ड मेयर स्लिपबर्ग, है ना, अर्लॉन्ड मेयर स्लिपबर्ग की निधन, ये इनका निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर के फील्ड से संबंधित है। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और इनकी मृत्यु अभी हाल ही में 103 वर्ष की आयु में हो गई। दोस्तों, ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। और ये बहुत ही प्रख्यात कंप्यूटर डिजाइनर, इनोवेटिव इंजीनियर थे। ठीक है, आर्नोल्ड मेयर। तो इनकी निधन हो गई अभी। तो मेयर ने जो है ये पहले पॉइंट ऑफ सेल कंप्यूटरीकृत कैश रजिस्टर को डेवलप किया था, जिसकी मदद से जो है ये
जितने भी कैश रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं वो सब लोग करने लगे, और ये इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और इन्होंने पहला इलेक्ट्रिक लाइब्रेरी सिस्टम को भी डिजाइन किया था, ये भी ध्यान रखना है। और जो स्मॉल मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो एक सीरीज चल रहा है GE 200, इसमें इनको डिजाइन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो काफ़ी प्रसिद्ध ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनका निधन अभी हाल ही में हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। दोस्तों इसकी लॉन्च किसने की, इसको शुरू किसने किया है? तो ऑप्शन आपके पास है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू या नितिन गडकरी। तो इसको शुरू किया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल ने। याद रखना है पीयूष गोयल इसको अभी हाल ही में शुरू किए हैं। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली, इसकी शुरुआत दोस्तों केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया है। ठीक है, पीयूष गोयल अभी वर्तमान में रेल मिनिस्टर भी है, याद रखना है आपको। इस प्रणाली का विकास राज्य GIS प्रणाली के साथ औद्योगिक सूचना प्रणाली के समेकन द्वारा किया जा रहा है। यानी इसमें IIS और जो राज्य का GIS है, इन दोनों ने मिल करके इस प्रणाली की शुरुआत की है। क्या फायदा होगा दोस्तों इस प्रणाली से? तो आज के डेट में 6 राज्यों में, है ना, कितने राज्यों में दोस्तों? 6 राज्यों में इस परियोजना को लॉन्च किया गया है। और जो पीयूष गोयल जी इन्होंने विश्वास जताया है कि दिसंबर 2020 तक भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, इन सबों में इसे शामिल कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों यह अभी केवल प्रोटोटाइप ही है और इससे भूमि की पहचान, खरीद का प्रभावी पारदर्शी तंत्र बनाने के लिए राज्यों से मिले इनपुट के साथ इसे और आगे विकसित किया जाएगा। तो ये जो जमीन की जो खरीद बिक्री होती है उसका ये लेखा जोखा तैयार करके देगा ये आपका राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली। तो याद रखना पीयूष गोयल ने इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया है। चलते हैं अगले प्रश्न को। नंबर 5 है कि वर्ष 2020 के लिए भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? दोस्तों हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड दिया जाता है, तो इस बार जो चुने गए शिक्षकों की संख्या वो है ऑप्शन नंबर बी 47। याद रखना दोस्तों 47 शिक्षक यानी 47 शिक्षकों को इस बार राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगर बता दूं तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2020 के लिए 153 शिक्षकों को चुना था, इनका नॉमिनेशन हुआ था, जिसमें से 47 शिक्षक को इस अवार्ड के लिए फाइनल लिस्ट बनाया गया, फाइनली चुना गया है। और इन लोगों को दोस्तों 5 सितंबर 2020 को सम्मानित किया जाएगा। इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं तो आप सबको पता है शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। दोस्तों वर्ल्ड शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ठीक अभी से 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को, है ना। तो वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर याद रखना है, और भारत में शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर याद रखना है। दोस्तों इन 47 शिक्षकों में कुछ शिक्षक जो फेमस है जिससे प्रश्न आने की उम्मीद है वह सुधा पिनौली याद रखना है, ज्योति अरोरा, मनोज कुमार लखरा, नरदेव सिंह, राजेंद्र कुमार चेमलार, सनमुगम। तो इस तरह के टोटल 47 टीचर्स को इस बार यह सम्मान दिया जाएगा, तो इसे याद कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल की शुरुआत की है? दोस्तों इस पोर्टल की शुरुआत अभी हाल ही में किया है ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इसे शुरू किया है ताकि जो प्रवासी भारतीय भारत आते हैं उनको अपने हर मुद्दों पर स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार से सहयोग मिल पाए और इन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पाए, इसलिए इस पोर्टल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी किया है। दोस्तों होता यह है कि जो NRI हमारे देश में आते हैं तो उनको कई मामलों में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर उनकी सहायता के लिए बहुत कम लोग सामने आते हैं, इसलिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। दोस्तों यूपी के राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल, और यूपी का अयोध्या अभी राम मंदिर को लेकर के काफ़ी चर्चा में है, तो इसे भी आप ध्यान रखना है। अगर आपने राम मंदिर के बारे में डिटेल नहीं जाना है तो अपने चैनल पर राम मंदिर करके एक बहुत ही विस्तार से वीडियो बनाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और पूरी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आने वाले हर एग्जाम में राम मंदिर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन रहना दम निश्चित है।
चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न नंबर 7 है कि हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है। ऑप्शन आपके पास है नई दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद या लखनऊ। इसका सही ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, नई दिल्ली में अभी हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगर हम इससे डिटेल देखें इसका, तो राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज NCPUL के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन इस बार दिल्ली में किया गया है। दोस्तों यह 2 दिवसीय सम्मेलन था जिसके उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। अगर हम बात करें राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद की स्थापना तो 1 अप्रैल 1996 को इसकी स्थापना कर दी गई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर शकील अहमद। दोस्तों ये उर्दू को प्रमोट करने के लिए ये परिषद बनाया गया था, तो ये ध्यान रखना है, शकील अहमद इसके अभी निदेशक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि हाल ही में HDFC बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एक साझेदारी की है। दोस्तों इससे HDFC के जितने भी ग्राहक हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को बड़े अच्छे से और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। तो इन्होंने किया है एडोब के साथ, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। एडोब कंपनी के साथ HDFC ने इस डिजिटल अनुभवों को और बेटर बनाने के लिए एक साझेदारी की है। दोस्तों अगर हम बात करें HDFC से संबंधित चीजों को तो याद रखना है कि एडोब के साथ साझेदारी की है और एडोब HDFC बैंक को किसी भी समय कहीं भी नए और मौजूदा ग्राहकों को व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव प्रदान करने में मदद करेगी। आप जब चाहो जहां चाहो अपने खाता का अपडेट ले सकते हो, 24 घंटे खाता खोल सकते हो। इस तरह के कई सारे जो फीचर है वो देगी एडोब। दोस्तों अगर हम बात करें HDFC की स्थापना तो 1994 में किया गया था और इसको कौन फाउंड किया था तो हसमुख भाई पारेख, याद रखना हसमुख भाई पारेख ने HDFC को फाउंड किया है, स्थापना किया है। प्रेजेंट CEO है दोस्तों इसको शशिधर जगदीशन। और HDFC की टैगलाइन की बात करें तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये इसका टैगलाइन है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुख्यालय जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक जो किताब है इसका विमोचन अभी हाल ही में किसने किया। विमोचन माने होता है इनॉग्रेशन, जो लॉन्च कह सकते हो आप, किसने किया है। ऑप्शन है बिपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवाने, रामनाथ कोविंद या राकेश सिंह भदौरिया। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मनोज मुकुंद नरवाने ने इस किताब को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। दोस्तों अगर बात करें तो भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखी गई इस पुस्तक का विमोचन किया है। इसे दोस्तों प्रकाशित किया है आर्मी के थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया और इसका उद्देश्य है देश के युवाओं के बीच राजनीतिक सोच को विकसित करना, उनको डेवलप करना। दोस्तों ये जो पुस्तक तैयार किया गया है यह पुस्तक 2018-19 में फील्ड मार्शल मानेक शाह प्रतिबंध जो निबंध एक प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है, इसमें जो पुरस्कार विजेता हैं उनके कुछ चुनिंदे निबंधों को संग्रह करके एक किताब का रूप दिया गया है। अच्छा अगर हम बात करें वर्तमान में जल सेनाध्यक्ष कौन है तो एडमिरल करमबीर सिंह है। वायु सेनाध्यक्ष है एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया। और पहले चीफ ऑफ डिफेंस की बात करें, ठीक है, पहला रक्षा अध्यक्ष की बात करें तो ये है बिपिन रावत। ये नाम एकदम जहन में बैठा लो दोस्तों, ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस बने हैं बिपिन रावत। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ब्रायन ब्रदर्स बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी है दोस्तों, किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए ऑप्शन है क्रिकेट है, टेनिस है, बैडमिंटन है या फुटबॉल है। दोस्तों ये है टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। टेनिस से जुड़े हुए हैं ये ब्रायन ब्रदर्स। इन्होंने अभी घोषणा की है कि इस खेल से ये अब संन्यास ले लेंगे। अगर ब्रायन ब्रदर्स की बात करें तो ये 2 भाई हैं, माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन। ये काफी सफल जोड़ी मानी गई है टेनिस की दुनिया में। अच्छा इन दोनों भाइयों ने दोस्तों 26 सीजन में 119 ट्रॉफियों के साथ ओपन एरा रिकॉर्ड भी बनाया है, यानी 119 ट्रॉफियां इन्होंने जीती हैं, जिसमें 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, 9 ATP मास्टर्स और ओलंपिक के स्वर्ण पदक भी दोस्तों शामिल हैं। अमेरिका के इस खिलाड़ी ने, ये दोनों अमेरिका के दोस्तों, इन्होंने 2012 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और 2008 के ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। आप कमेंट में बताएंगे कि 2012 का ओलंपिक कहां हुआ था और 2008 का ओलंपिक कहां आयोजित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और इस बार के हर एग्जाम का ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहेगा।
अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? दोस्तों ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी, मैरिके लुकास, रिजनेवेल्ड, रॉस बेंजामिन या योको ओगावा। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। इन्होंने इस बार का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीत लिया है दोस्तों कई रिकॉर्ड को बनाते हुए इन्होंने इस अवार्ड को जीता है। दोस्तों ये डच जिसको हम नीदरलैंड कहते हैं दोस्तों, ये नीदरलैंड के लेखक हैं मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड, और ये अपने पहले ही उपन्यास में ये पुरस्कार जीता है। इनको उपन्यास का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। क्या नाम है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। दोस्तों इसके लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। इस पुरस्कार को लेने वाली ये सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई दोस्तों। मात्र 29 वर्ष की आयु में इन्होंने इस पुरस्कार को जीत लिया है। दोस्तों ये जो किताब इन्होंने लिखा ये किसकी कहानी है? तो यह एक किताब ग्रामीण नीदरलैंड के कट्टर कसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है दोस्तों, जिसमें एक भाई जो है वो दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है इसके भाई की, और एक लड़की जो सोचती काश मैं अपने भाई की जगह मेरी मौत हो जाती। बस इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बुनी गई है। दोस्तों अगर हम मैन बुकर पुरस्कार की बात करें तो अब तक 5 भारतीयों को मैन बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें अरविंद अडिगा, इनको 2008 में पहली बार मैन पुरस्कार दिया गया था किसी भारतीय को। वीएस न्यायपाल, अरुंधति राय, सलमान रुश्दी और किरण देसाई, इन 5 को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों यह पुस्तक जो है ये हर साल किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हो। याद रखना केवल अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किए गए उपन्यास को ही यह पुरस्कार दिया जाता है, और इसका प्रकाशन ब्रिटेन या आयरलैंड में हुआ हो तभी आप इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे। तो इस बार के जो इस अवार्ड के विजेता हैं यह है नीदरलैंड के लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। तो नाम याद हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आरोग्य मित्र की नियुक्ति किस राज्य सरकार ने की है? चलिए दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में अपने हर अस्पताल में, हर गवर्नमेंट अस्पताल में दोस्तों इस आरोग्य मित्र की नियुक्ति की घोषणा कर दी है, और ये घोषणा किया है वहां के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने। ठीक है, ये जो आरोग्य मित्र नियुक्त होंगे ये आरोग्य श्री एक जो अभियान चल रहा है इसके तहत आरोग्य मित्र की नियुक्ति कर दी जा रही है, और ये एक हेल्प डेस्क को निर्देशित करेंगे। मतलब जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं उनको ये मदद करने वाले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो किसान मित्र अभी हाल ही में हरियाणा में शुरू किया गया था, स्वास्थ्य मित्र दोस्तों राजस्थान में, और मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन ये स्लम एरियाओं में गरीबी झुग्गी जो झोपड़ी बस्ती होती है उसमें आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन शुरू किया था। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी 30 तारीख के करंट अफेयर के साथ, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखें, और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा क्योंकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। चलिए दोस्तों इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।